हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यायनेस लीगल स्टडीज मेड इजी। तो आज हम क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक के ऑल द केसेस जो प्रॉपर्टी लॉ के हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं वन शॉट में। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन एवर। और इसी नोट की जो आपको स्क्रीनशॉट है या डाउनलोड आप नोट्स जो है पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा फ्री में, बिल्कुल। ठीक है, तो जो पहला केस आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है फातिमा बीबी वर्सेस अरफाना बेगम, जो कि 1980 का केस है। अब देखो, इसमें हम एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा हुआ है जिसका नाम है स्टैंडिंग टिम्बर। अब अगर स्टैंडिंग टिम्बर की बात करें तो स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है? देखो, ट्रीज को वैसे तो हम बहुत अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, राइट? वी यूज ट्रीज फॉर मेडिसिन, पेपर एंड एक्सेट्रा। ठीक है, पर ट्रीज का जो सबसे ज्यादा यूज हमारा हिस्टोरिकल टाइम से होता हुआ है वो इसलिए होता हुआ है क्योंकि जो टू बिल्ड हाउसेस, राइट? टू बिल्ड हाउसेस। तो स्टैंडिंग टिम्बर ऐसे पेड़ होते हैं जो हम घर बनाने के लिए या घर को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? जैसे बबूल, शीशम, पीपल, बैनियन, टीक, बैम्बू, ये सारे ऐसे पेड़ हैं जिन्हें स्टैंडिंग टिम्बर कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे पेड़ हैं जिनका इस्तेमाल घर बनाने में या घर रिपेयर करने में करा जाता है। और ऐसे पेड़ जो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं होते, यानी कि ऐसे पेड़ जिनका इस्तेमाल घर बनाने में नहीं किया जाता है, उसे फ्रूट बेयरिंग ट्रीज कहते हैं। ठीक है, उसे फ्रूट बेयरिंग ट्रीज कहते हैं। अब जो ये फ्रूट बेयरिंग ट्रीज होते हैं, ऐसे पेड़ होते हैं जो घर बनाने में इस्तेमाल जिनका नहीं किया जाता है। इसमें मैंगो आते हैं, जैक फ्रूट आते हैं, जामुन आते हैं। तो देखो, जो फातिमा बीबी वर्सेस अरफाना बेगम का केस था, इसमें स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा कि स्टैंडिंग टिम्बर क्या होते हैं। और इन्होंने एक चीज बोली कि जो ये फ्रूट बेयरिंग ट्रीज है, यानी कि ऐसे पेड़ जो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं है, जिनका इस्तेमाल घर बनाने में नहीं किया जाता, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और जो स्टैंडिंग टिम्बर है जिनका इस्तेमाल घर बनाने में किया जाता है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो सिंपल सी बात ये है कि एक बार रीड कर लेते हैं। स्टैंडिंग टिम्बर्स आर द ट्रीज फिट फॉर द यूज फॉर बिल्डिंग और रिपेयरिंग हाउसेस, यानी ऐसे पेड़ जिनसे हम बिल्डिंग बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, रिपेयर करते हैं हाउसेस को। और स्टैंडिंग टिम्बर में बबूल ट्री, शीशम, पीपल, बैनियन, टीक, बैम्बू, ये सारे आते हैं। और ये सारे मूवेबल हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक मूवेबल होती है और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, एज यू नो। और दूसरी चीज जो आती है वो आती है फ्रूट बेयरिंग ट्रीज लाइक मैंगो, जैक फ्रूट, जामुन। ये स्टैंडिंग टिम्बर नहीं है, ये फ्रूट बेयरिंग ट्रीज है, इसलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो पहले केस में ये बताया गया और फ्लो चार्ट भी बना दिया जो कि आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं। Okay, so moving on to the next case, which is शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, और ये 1958 का केस है। अब देखो यार, चैप्टर के स्टार्टिंग में अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है। एक मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे आप मूव कर सकते हैं, जैसे कि पेन, बुक, एंड एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी विच यू कैन नॉट मूव, राइट? सो जब पेड़ की बात करें, कि एक ट्री की जब हम बात करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि वो मूवेबल है या इमूवेबल। अभी हमने ऊपर डिस्कस करा स्टैंडिंग टिम्बर के बारे में, राइट? तो स्टैंडिंग टिम्बर जो है वो क्या है, वो मूवेबल है। लेकिन अगर फ्रूट बेयरिंग ट्रीज है तो वो क्या है, इमूवेबल है। तो इसी चीज को डिफाइन करा गया है शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में, कि अगर हम जब ट्री की बात करते हैं तो ट्री को कंसिडर करा जाता है मूवेबल या इमूवेबल ऑन डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज बीइंग यूज्ड, कि हम उस पेड़ का किस तरह से यूज कर रहे हैं, क्यों वो ग्रो हो रहा है। अब देखो, अगर एक पेड़ को हम कट नहीं करते और वहीं पे सॉइल में रहने देते हैं, हम उसके फ्रूट्स एंजॉय करते हैं, शेड लेते हैं, तो उसे बोला जाता है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लाइक एक मैंगो ट्री आपने देखा जो कट नहीं हुआ हुआ, तो इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, बट अगर उसी पेड़ को हम कट कर देते हैं, ठीक है, और उसे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, हाउस की बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं, तो वो डेफिनेटली सी बात है, वो स्टैंडिंग टिम्बर बन जाता है। और हमने ऊपर वाले केस में पढ़ा कि जो स्टैंडिंग टिम्बर होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी, अब जैसे ट्रीज ग्रोन टू मेक फर्नीचर, ठीक है, पेड़ों को अगर उगाया जा रहा है, कट करा जा रहा है ताकि हम फर्नीचर उसका बना पाए, फायरवुड के लिए यूज करें, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। सो मूवेबल और इमूवेबल जो है वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, सिचुएशंस पे, कि हम पेड़ों को किस तरह से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में एक्सप्लेन करा गया है। अब अगला केस है सुकरी कुरदेपा वर्सेस गुंडाकुल। अब इसमें क्या एक्सप्लेन करा हुआ है कि मूवेबिलिटी क्या होती है।
ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मूवेबिलिटी, हम एक चीज को कैसे बोलेंगे कि वो चीज मूवेबल है या इमूवेबल है। अब देखो, जब हम किसी चीज को मूव कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी डैमेज ना हो, ठीक है, कोई भी क्वालिटी डैमेज ना हो, उसका शेप जो है वो चेंज ना हो जाए, तो वो हम बोलेंगे कि वो चीज जो है मूवेबल है। ठीक है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कार, बुक्स, टेबल, फोन। जो बुक है इस एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि क्वालिटी उसकी चेंज होगी नहीं और ना शेप चेंज होगी, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। बट वही एक सेम चीज अगर हम मूव कर रहे हैं और सपोज उसकी क्वालिटी डैमेज हो रही है, ठीक है, उसकी शेप चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे कि लैंड, ठीक है, बिल्डिंग, ट्रीज, ठीक है। अब डेफिनेटली सी बात है, अगर ट्रीज को आप एक जगह से दूसरी जगह तो ले जा नहीं सकते, आपको कट करना पड़ेगा, तो उसकी ओके। सो अगर हम सुक्रीक और देवा एंड गुंडाकुल का केस एक बारी पढ़ ले जो आपकी बुक में लिखा है, तो इसमें लिखा है कि मूवेबिलिटी जो है उसे डिफाइन करा जा सकता है कि एक चीज कितना सफर कर रही है ऑल्ट्रेशन, यानी कि अगर एक चीज में कोई भी ऑल्ट्रेशन होती है, कोई भी चेंजेस होते हैं, और अगर वो चीज जो है अपनी जगह को चेंज कर लेती है, ठीक है, अपनी जगह को चेंज कर लेती है और उसे कोई इंजरी और डैमेज नहीं होता, उसकी क्वालिटी चेंज नहीं होती, तो वो क्या होती है, मूवेबल। बट अगर वो जो है चीज चेंज नहीं कर सकती अपनी पोजीशन विदाउट इंजरी, तो वो क्या हो जाएगी, वो इमूवेबल हो जाएगी। ठीक है, अगर एक चीज की क्वालिटी चेंज हो रही है तो भाई वो इमूवेबल हो जाएगी। अब मार्शल वर्सेस ग्रीन के केस में अगर देखा जाए, तो इसमें सिंपल बात ये बोली गई कि यार जो अगर ट्रीज का सेल हो रहा है, ठीक है, ट्रीज को हम कट कर रहे हैं, उसे बेच रहे हैं, दे आर बीइंग टेकन अवे, तो ये जो है डेफिनेटली सी एक बात है कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस जो बुक में गिवन है एक बॉक्स में, विच इज मैडम पिलाई वर्सेस भद्रकाली केस। अब इसमें क्या हुआ था कि हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो जो विमेन थी वो प्लेंटिव प्लेंटिव यानी कि जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी, हस्बैंड की जो फर्स्ट वाइफ थी, उन्होंने केस फाइल करा था, तो जो केस फाइल करता है उन्हें प्लेंटिव बोला जाता है। तो विमेन ने केस फाइल करा और केस क्योंकि वो फर्स्ट वाइफ थी और फिर मैन उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मेंटेनेंस जो है आप वो पे करेंगे, ठीक है, या तो आप मनी दीजिए मेंटेनेंस में या फिर आप प्रॉपर्टी दीजिए जहां पर मैं रह सकती हूँ। तो हस्बैंड ने ओरली, ठीक है, अब इधर कोई भी रिटर्न चीज नहीं है, कोई अग्रीमेंट नहीं है, हस्बैंड ने ओरली अपनी लैंड जो है सपोज करो 100 रुपीज की दे दी। अब दिस इज अ हाइपोथेटिकल प्रॉब्ली, तो 100 रुपीज की लैंड दे दी, ठीक है, बट इसमें जो है ना ही रिटर्न अग्रीमेंट है, ठीक है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन है पेपर में, इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो अब लेटर क्या करता है कि पहले वो लैंड उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को दी, सपोज ए जो है उनकी फर्स्ट वाइफ है, ये लैंड है, उन्होंने फर्स्ट वाइफ को दी। अब वही सेम लैंड बाद में जो है इन्होंने किसी और पर्सन को दे दी, सपोज बी पर्सन को दे दी। तो अब जो है और जो दूसरे पर्सन को दी वो उसमें रिटर्न है, ठीक है, वो रिटर्न अग्रीमेंट के थ्रू दी, यानी कि इन्हें जो फर्स्ट वाइफ को है उन्हें ओरली ट्रांसफर कर दी थी, लेकिन दूसरे पर्सन को क्या दी, दूसरे पर्सन को रिटर्न अग्रीमेंट के थ्रू, पूरा रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है उन्होंने लैंड को ट्रांसफर करा। तो जो फर्स्ट वाइफ है वो क्या गई, वो कोर्ट चले गई, उन्होंने केस फाइल करा, उन्होंने बोला कि पहले ये जो लैंड है मुझे दी थी एंड नाउ जो है ये जो सेकंड सेल कर दी गई है ये वैलिड नहीं है क्योंकि पहले मुझे दी गई थी। अब जो इनकी दूसरी वाइफ थी, डिफेंडेंट जो थी, ठीक है, बेसिकली डिफेंडेंट ने आर्ग्यू करा कि भाई जो विमेन है इनके पास कोई रिटर्न अग्रीमेंट है नहीं, ठीक है, रिटर्न अग्रीमेंट है नहीं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए जो इनका ट्रांसफर किया गया था पहले वो लीगली नहीं था, ठीक है, तो ये चीज बोली गई थी, ठीक है। अब कोर्ट ने इसमें बोला कि भाई जो वाइफ है, फर्स्ट वाइफ है, वो सही है, ओरल ट्रांसफर जो यहाँ पे था इस केस में बिल्कुल वैलिड था, उनके पास राइट टू लैंड भी है, ठीक है, और इवन उनके पास अगर रिटन रजिस्टर्ड पेपर नहीं है लेकिन तब भी उनके पास राइट टू लैंड है, और उन्होंने क्योंकि राइट टू लैंड क्यों है, क्योंकि ओरल ट्रांसफर कर दिया गया था, ठीक है, और जो सेकंड सेल करा गया है सेकंड वाइफ को, ये वैलिड नहीं है। ओके, सो जो नेक्स्ट केस है वो है देवराज डोगरा वर्सेस ज्ञानचंद जैन। अब देखो, अगर हमने बुक पढ़ी होगी तो वहां पे हम पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस के बारे में, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस है ये सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मेंशन्ड है, ठीक है। अगर मैं बेसिक आपको बता दूं ताकि आप केस को समझ पाओ, लिस्पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग सूट या पेंडिंग लिटिगेशन, ठीक है, पेंडिंग लिटिगेशन, यानी कि सपोज करो ए है, ठीक है, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, और यहाँ पे है इनका एक एक प्रॉपर्टी है,
दोनों के बीच में जो है लड़ाइयाँ चल रही होती है, कोर्ट में केस चल रहा होता है कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है ये किसकी है। अब सपोज ए ने इसी दौरान, जब पेंडिंग केस है यानी कि केस जो है कोर्ट में चल रहा है, इसी दौरान जो है सी को अगर सपोज करो इसने लैंड को सेल कर दिया, इसी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, तो क्या वो वैलिड ट्रांसफर होगा? वो ट्रांसफर को वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहला जो केस था वो पेंडिंग था। ठीक है, इन दोनों के बीच में केस सॉल्व ही नहीं हुआ था, तो भाई आप ट्रांसफर कैसे कर सकते हो? और इसी डॉक्ट्रिन को बोला जाता है, इसी बिलीफ को बोला जाता है, इसी थ्योरी को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कुछ कंडीशंस दी कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस कब कब होगी, और ये जो कंडीशंस है ये देवराज डोगरा वर्सेस ज्ञानचंद जैन के केस में दी। इन्होंने सबसे पहले बोला कि यार सूट मस्ट बी ऑनगोइंग, कि सबसे पहली बात यह है कि जो लिटिगेशन है यानी कि जो केस है वो चलना चाहिए, और जो केस है वो पेंडिंग होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि उसका फैसला हो जाना चाहिए, फिर ये लिस्पेंडेंस में नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे पेंडिंग केस की बात कर रहे हैं। एंड केस शुड बी अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, हाउस होना चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी की हम यहाँ पे बात नहीं करते लिस्पेंडेंस में। ठीक है, और दूसरी चीज इन्होंने बोली कि केस शुड बी रियल। अब देखो कोई फेक केस नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा केस नहीं होना चाहिए जो कॉल्यूसिव या सीक्रेटली आप कॉन्फिडेंशियल रख रहे हो या मेड अप करना। ठीक है, कि आप केसेस को खुद बना रहे हो ताकि आप किसी को चीट करो। जेन्युइन केस होना चाहिए लिस्पेंडेंस का, तभी वो लिस्पेंडेंट के अंदर आएगा। ठीक है, और तीसरी चीज बोली कि नो पार्टी कैन ट्रांसफर और डील विद द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग अ केस, यानी कि वही बात कि अगर केस चल रहा है तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी किसी और को। ठीक है, वाइल द केस इज रनिंग नो वन इज इन्वॉल्व कैन सेल, गिफ्ट और ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि जो ए है बी है, उन दोनों का केस चल रहा है एक प्रॉपर्टी के रिलेटेड, और ए अगर इसमें गिफ्ट कर रहा है या बेच रहा है इस प्रॉपर्टी को, जो कि अभी डिसाइड भी नहीं है कि किसकी है, तो आप वो चीज नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई डेफिनेटली सी बात है, इससे जो है इफेक्ट होगा राइट ऑफ अदर पर्सन। अगर ए यहाँ पे सेल कर देता है सपोज, या फिर गिफ्ट कर देता है, तो किसके राइट इफेक्ट्स होंगे? राइट इफेक्ट होंगे बी के। ठीक है, तो ये चीज है। और एक्सेप्शन क्या है इसमें? एक्सेप्शन ये है कि भाई अगर कोर्ट जो है वो परमिशन दे दे, ठीक है, कोर्ट का अगर ऑर्डर आ जाए कि आप ट्रांसफर कर सकते हो, तभी ट्रांसफर हो सकता है। अदरवाइज तो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस का मतलब यही होता है कि डोंट सेल या डिसरप्ट प्रॉपर्टी इफ अ केस इज ऑलरेडी गोइंग ऑन अबाउट इट, यानी कि अगर एक केस, इफ अ केस इज पेंडिंग, ठीक है, तो आप उस प्रॉपर्टी को ना ही सेल कर सकते हैं, ना ही आप गिफ्ट कर सकते हैं, ना ही आप उसे डैमेज कर सकते हैं। Okay, so the next case is Hardev Singh versus Gurmeet Singh, and this is also related to the doctrine of lis pendens, ठीक है, जो कि सेक्शन 52 में मेंशन्ड है। अब इसी को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस को पहले जो है ये केस में जो है देवराज डोगरा वर्सेस ज्ञानचंद जैन में एक्सप्लेन करा था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और ज्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन करा गया था हरदेव सिंह वर्सेस गुरमेल सिंह में। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो ये सेक्शन 52 है लिस्पेंडेंस का, ये नहीं कहता कि आप पेंडिंग प्रॉपर्टी ट्रांसफर को नल एंड वॉइड कर दो, यानी कि प्रॉपर्टी जो है वो नल एंड वॉइड नहीं हुई। ठीक है, ए और बी के बीच में लड़ाई हुई और ए ने सपोज करो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी सी में, तो प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई, प्रॉपर्टी इज नॉट नल एंड वॉइड। ठीक है, यहाँ पे पेंडेंट लाइट पर ट्रांसफर जो है, ठीक है, यानी पेंडिंग प्रॉपर्टी ट्रांसफर, प्रॉपर्टी इज नॉट डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड, बट जो पेंडेंट लाइट परचेजर है, यानी कि ऐसा पर्सन जो परचेज कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, जबकि उसे पता है कि इसमें जो है विवाद चल रहा है ऑलरेडी, तो वो जो है दैट पर्सन इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, यानी कि जो कोर्ट है वो ऑर्डर देंगे, उनके हिसाब से उन्हें चलना पड़ेगा। और इसलिए जो है दस इफ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी सूट, ठीक है, अगर कोई भी केस जो है वो पेंडिंग है, ठीक है, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड पेंडिंग है, तो ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे किसी और पार्टी के राइट्स इफेक्ट होंगे। ठीक है, और इस केस में जो पेंडेंट लाइट परचेजर है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो पेंडिंग प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, ही इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ कोर्ट। इसी को फ्लो चार्ट में भी एक्सप्लेन कर दिया है कि देखो प्रॉपर्टी का केस अगर तो पेंडिंग है ही नहीं तो ट्रांसफर आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, बट अगर प्रॉपर्टी का केस पेंडिंग है तो प्रॉपर्टी को तब जो है ट्रांसफर करा जा सकता है? नहीं, ट्रांसफर करा जा सकता है, बट जो न्यू बायर है वो कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जो है वो चीजें होंगी। ठीक है,
ओके, सो अब ये कॉपर वर्सेस कॉपर केस से पहले, समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज समझनी होगी, तभी ये केस समझ आएगा। अब इसमें जो है बेसिकली सेक्शन 35 जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के बारे में वो बात करते, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को पहले समझना जरूरी है ताकि हम इस केस को समझ पाए। देखो, अब ए है, ठीक है, ए ने जो है बी को ऑफर दिया, ए ने बी को ऑफर दिया कि मेरे पास एक घर है, ठीक है, एंड घर के साथ जो है घर में ही गार्डन है, यानी कि काफी बड़ा घर है, तो घर के सामने ही जस्ट गार्डन है, ठीक है, सो कोर्टयार्ड टाइप पूरा बना हुआ है। तो ये ऑफर दिया बी को। अब बी को एक चीज दिखी कि यार गार्डन की कंडीशन जो है वो इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन हाउस की कंडीशन बहुत अच्छी है, ठीक है, तो वो चाहता है कि वो हाउस खरीदे लेकिन गार्डन ना खरीदे, ठीक है। बट अब क्या ऐसा करा जा सकता है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन ये कहती है कि जब आपको एक ऑफर किया जाता है, तो ऑफर में अगर आपको एक बर्डन आ रहा है, सपोज इसके लिए गार्डन इज अ बर्डन क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं, एंड आपको एक बेनिफिट आ रहा है, जैसे कि इसके केस में हाउस इज अ बेनिफिट, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने पास बेनिफिट रख ले, हाउस रख ले और गार्डन का आप ट्रांजैक्शन ना करें। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन ये कहता है कि या तो बी को पूरा ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पूरा ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाउस भी रखना पड़ेगा और गार्डन भी रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों साथ में ही है, या फिर पूरे ट्रांसफर को जो है रिजेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि ऐसा नहीं कर सकता कि हाउस जो है वो रख ले और गार्डन ना रखे, दोनों को या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा बर्डन और बेनिफिट को, या फिर दोनों को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये पार्शियली एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि भाई एक चूज कर लिया और दूसरा जो है चूज नहीं करा। अब जो कॉपर वर्सेस कॉपर केस जो है, इसमें यही सेक्शन 5 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है, और इसमें बोला हुआ है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है ये हर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में, चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, उस पर भी अप्लाई करती है और हर इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई करती है। So guys, that's it. If you like the video, please don't forget to share it, subscribe to my channel for more such videos, and फटाफट से लाइक भी कर दो, और इसके जो डाउनलोडेड नोट्स है वो आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।